तो आज का आपका प्रश्न है कि पिता पुत्र के मध्य किसी वैचारिक मतभेद को किस श्रेणी में रखेंगे। कमेंट करके आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर। पिता पुत्र के मध्य किसी वैचारिक मतभेद को किस श्रेणी में रखेंगे। ए ऑप्शन है आपका अवहेलना में, बी है अंतरपीढ़ी संघर्ष में, सी है पीढ़ी संघर्ष में और डी ऑप्शन है आपका अंतरजातीय संघर्ष में। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं क्लास के अंत में आपको इसका उत्तर बताऊंगा कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है आपका पिता पुत्र के मध्य किसी वैचारिक मतभेद को किस श्रेणी में रखेंगे। तो इससे पहले कि आपका आज का टॉपिक शुरू किया जाए, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस 550 रुपए थी, लेकिन आपको यह नहीं देनी है। मात्र 370 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपका सपना है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने एक लक्ष्य लिया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। सैलरी आपकी पहले महीने की 40,000 से भी अधिक होगी और इस बैच की फीस मात्र 370 रुपए है। इसमें आपको मिलेंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट पीडीएफ और उनका सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे और मुख्य सेविका भर्ती के जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक पे आपको स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा मात्र 370 रुपए में। तो अगर आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने सपना देखा है, अगर आपने लक्ष्य तय किया है मुख्य सेविका भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेज दीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज कोई कॉल मत करिएगा, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा ही दी जाएगी। तो जो भी आपकी समस्याएं हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच मात्र 370 रुपए में, जो आपके सपनों की चाबी बनेगा, जो आपके लिए कामयाबी का। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, किसके अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसके अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है। ऑप्शन ए है आपका डब्ल्यू वेलस वीवर, बी है राव एवं सेल्जनिक, सी है पॉल लैंडिस और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका पहले का वो ए है, डब्ल्यू वेलस वीवर ने। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, बाल स्थानिक व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत की है। बताइए बाल स्थानिक व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए है आपका फील्डमैन, बी है गेल्स, सी है जेम्स गेर वेरिनो और डी है आपका स्टीनमेट्ज। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाल स्थानिक व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत की है। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है जेम्स गेर वेरिनो। क्लियर है आपको। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है दूसरे का। सामाजिक निवास स्थानिक व्याख्या जेम्स गेर वेरिनो ने 1977 ईस्वी में प्रस्तुत की, जिसके अनुसार बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का स्वरूप उस पर्यावरण से है जिसमें व्यक्ति एवं परिवार रहता है की विशेषता पर निर्भर करता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, बाल दुर्व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं। बताइए बाल दुर्व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है आपका शारीरिक, बी है लैंगिक, सी है भावात्मक, डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाल दुर्व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। शारीरिक प्रकार का भी होता है, लैंगिक प्रकार का भी होता है और भावात्मक भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो बाल दुर्व्यवहार सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका होता है शारीरिक दुर्व्यवहार, दूसरा होता है लैंगिक दुर्व्यवहार और तीसरा होता है आपका भावात्मक दुर्व्यवहार। क्लियर है आपको। बाल दुर्व्यवहार का प्रमुख कारण अधिकांशतः प्रौढ़ दुर्व्यवहार करने वाले
माता पिता मालिक की अपनी वातावरण में अनुकूलन में असफलता या असमायोजन है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है आपको। ए 1985, बी 1988 ईस्वी, सी 1990 ईस्वी और डी है आपका 1992 ईस्वी। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चौथे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1988। क्लियर है आपको। तो वर्ष 1988 में देश के उच्च बाल स्थानिकता वाले 9 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को प्रारंभ किया गया। इस परियोजना के द्वारा रोजगार से हटाए गए बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालयों के संचालन की परिकल्पना की गई। यद्यपि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति को 14 अगस्त 1987 ईस्वी में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? तो ए ऑप्शन है आपका 1980 ईस्वी, बी है 1985 ईस्वी, सी है 1986 ईस्वी और डी है आपका 1990 ईस्वी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? तो पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1986 ईस्वी में। तो गुरु पदस्वामी समिति रिपोर्ट के आधार पर बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम को वर्ष 1986 में पारित किया गया। यह अधिनियम कतिपय विनिर्दिष्ट खतरनाक पेशों एवं प्रक्रियाओं में बच्चों को रोजगार दिए जाने को प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है? बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम को प्रतिषेधित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 20, बी है आपका अनुच्छेद 22, सी है आपका अनुच्छेद 23 और डी है आपका अनुच्छेद 24। तो संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है? तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको। अनुच्छेद 24, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो संविधान में अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। खान जैसे आपकी कोयला की खान होती है, सोने की खानें होती हैं, तो वहां पर कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। कारखाना मतलब जहां पर मशीनें कार्य करती हैं। और अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी, वेगार यानी कि बलात्श्रम आदि पर प्रतिबंध लगता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने कब की थी? तो ये बाल श्रम के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय है और इनका नाम आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने कब की थी? ऑप्शन ए है आपका 1975 ईस्वी, बी है 1978 ईस्वी, सी है 1980 ईस्वी और डी है आपका 1985 ईस्वी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने कब की थी? तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 1980 में की थी। क्लियर आपको। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बचपन बचाओ आंदोलन एक फ्रंट लाइन एंटी ट्रैफिकिंग और गुलामी विरोधी जमीन स्तर का आंदोलन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1980 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार विजेता शांति के क्षेत्र में मिला था कैलाश सत्यार्थी ने की। यह बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सामान्य तौर पर बालकों की क्या समस्याएं मूलभूत हैं? बताइए भारत में सामान्य तौर पर बालकों की क्या मूलभूत समस्याएं हैं? इसका उत्तर आपको ऑप्शंस में से पहचानना है। ऑप्शन ए है आपका शिक्षा की समस्या, बी है स्वास्थ्य की समस्या, सी है आपका उचित देख रेख ना हो पाना और डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत में सामान्य तौर पर बालकों की क्या समस्याएं मूलभूत हैं? तो आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
जल्दी से बताइए। 8वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? उपयुक्त सभी। शिक्षा की समस्या तो होती ही है, स्वास्थ्य की समस्या भी देखने को मिलती है, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को उचित देखरेख नहीं हो पाती है, क्योंकि रोटी की कमाई के लिए, जो जीवन यापन के लिए माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं, या पिता अक्सर देखा जाता है कि गरीबी बस्ती में नशेड़ी होता है, तो उसके कारण भी ये क्या उचित देखरेख नहीं हो पाती है बालकों की। क्लियर है आपको? तो भारत में सामान्य तौर पर बालकों की मूलभूत समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, उचित देखरेख, मनोरंजन की समस्या, निर्धनता आदि पर निर्भर करती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 5 प्रकार के होते हैं। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामाजिक विघटन के उपागम, दूसरा होता है सांस्कृतिक विलंबना के उपागम, तीसरा है मूल्य संघर्ष उपागम, और चौथा है आपका व्यक्तिगत विचलन उपागम, और 5वां है आपका मानक शून्यता यानी कि एनओबी उपागम। क्लियर है आपको? तो सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फूलर एवं मेयर्स ने कितनी प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई हैं? बताइए। फूलर एवं मेयर्स ने कितने प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई हैं? ऑप्शन ए है आपका 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और देखिए फोकस बनाकर पढ़ते रहिए। मैं कई बार आपसे लगभग डेली कहता हूं कि पढ़ाई को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। आपका कंपटीशन भले ही कम हो, लेकिन इतना कंपटीशन है कि आपको चुनौती दी जा सकती है इस परीक्षा में। इतनी पर्याप्त लड़कियां हैं कि जो आपको एक झटके में पीछे कर देंगी। तो अगर आप दुखी नहीं होना चाहते परीक्षा देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, तो लगातार जुड़े रहिए। और ये बात मैं 10 प्रश्न के बाद इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक वही लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो लोग वाकई में पढ़ना चाहते हैं। बहुत से लोग तो छोड़कर भाग गए होंगे क्योंकि उन्हें पढ़ना ही नहीं है, वो फोकस्ड नहीं है अपने लाइफ के लिए, अपने लक्ष्य के लिए। अगर लेकिन आप फोकस्ड हैं, अभी तक ये क्लास देख रहे हैं, तो लगातार अपने सिलेबस से जुड़े रहिए। क्लियर है आपको? दिन में 3 से 4 घंटे निकालिए, पर्याप्त होंगे। फूलर एवं मेयर्स ने कितने प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई हैं? तो 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी। ठीक है, 3 समस्याएं बताई हैं। तो फूलर एवं मेयर्स ने कुल 3 प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई हैं। एक है प्राकृतिक समस्या यानी कि बाढ़ और अकाल, बी है, दूसरा है सुधारात्मक समस्या यानी कि अपराध, गरीबी, मादक व्यसन होगा, यहां पर गादक नहीं होगा, ठीक है, यहां पर मादक होगा, और तीसरी है आपकी नैतिक समस्या जिसमें जुआ आता है, तलाक आता है। तो ये 3 प्रकार की समस्याएं हैं समाज में। क्लियर है आपको? जिनके कारण बच्चों को और महिलाओं को काफी कुछ झेलना पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ए 2005, बी है 2006, सी है 2008, डी है 2009। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 11वीं का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 2006 में प्रारंभ की गई थी। क्लियर है आपको? ये 2006 में प्रारंभ की गई थी और 2009 में इसका नाम बदल दिया गया था। क्लियर है आपको? 5 सितंबर 2005 को इसका अधिनियम पारित हुआ था और फरवरी 2006 में प्रारंभ हुई, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, और 2008 में इसे पूरे संपूर्ण देश में लागू किया गया था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है आपका 2004,
बी है 2005, सी है 2006 और डी है आपका 2007। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 12वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर, आपको 2004 में की गई थी। तो वर्ष 1990 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई और 29वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। बताइए, बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए है आपका 2009 से 10, बी है 2010 से 11, सी है 2011 से 12 और डी है आपका 2012 से 13। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 2009 से 10 में। तो बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत वर्ष 2009-10 में की गई थी। इस योजना हेतु वित्तीय केंद्र सरकार करती थी, वित्तीय केंद्र सरकार करती है। यह योजना उन संघर्षरत बच्चों के लिए है जिन्हें संरक्षण एवं देखभाल की जरूरत है। क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महिलाओं के संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। बताइए, लागू हुआ, माफ करिएगा, लागू हुआ यहां पर पूछा गया है। तो महिलाओं के संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। कई बार आपको मॉक टेस्ट में कराया जा चुका है यह प्रश्न, तो उम्मीद करता हूं आप इसका उत्तर बिल्कुल सही दे रहे होंगे। महिलाओं के संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम या अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है। सी ऑप्शन 2006 में लागू किया गया था। क्लियर है आपको। इसे आपको तारीख सहित याद रखना है क्योंकि कई बार क्या हुआ कि परीक्षा में तारीख पूछ ली गई है। तो महिलाओं के संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था। 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण करना है जो पारिवारिक या घरेलू हिंसा की शिकार है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए है आपका 1960, बी 1964, सी 1965, डी 1968। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है ये टॉपिक केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, लेकिन ये भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एजेंसी है। आपकी नौकरी में भ्रष्टाचार के भी मुद्दे रहेंगे जीवन में, तो वहां से आपको ये टॉपिक सामाजिक समस्या है भ्रष्टाचार एक, तो एक प्रश्न आ सकता है। बाकी कोई ये टॉपिक में आपके दिया नहीं गया है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। तो 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। 1964 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर है आपको। तो के संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण जांच निरीक्षण परामर्श हेतु केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में की गई। अगला प्रश्न है आपका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष स्वाधार गृह योजना शुरू की गई। बताइए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष स्वाधार गृह योजना शुरू की गई। ऑप्शन ए है आपका 2000 में, बी है 2001 में, सी है 2002 में और डी है आपका 2004 में। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है 2002 में। क्लियर है आपको, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए वर्ष 2002 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्वाधार गृह योजना शुरू की। यह योजना महिलाओं लड़कियों की जरूरत के अनुसार आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल की व्यवस्था करती है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से क्या बाल अपराध का एक कारण नहीं है। बताइए, टूटे परिवार, मानसिक क्षीणता, बी भावनात्मक अस्थिरता, डी सही सामाजिकरण। देखिए ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है तो वो आप ध्यान रखिएगा। इनमें से क्या बाल अपराध का एक कारण नहीं है। तो जो कारण नहीं है वो है सही सामाजिकरण। क्लियर आपको। टूटे परिवार कारण बनता है, मानसिक क्षीणता कारण बनती है और भावात्मक अस्थिरता भी बाल अपराध का कारण बनती है।
तो सही समाजीकरण बाल अपराध का कारण नहीं है बल्कि उपाय है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष में बाल अपराधी किस आयु समूह से आते हैं? बताइए। भारतवर्ष में, देखिए भारतवर्ष एक भारत का नाम है, भारत लिखा हो, इंडिया लिखा हो तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है आपको। तो भारतवर्ष में बाल अपराधी किस आयु समूह में आते हैं? ऑप्शन ए है आपका 12 वर्ष के नीचे, बी है 14 वर्ष के नीचे, सी है 18 वर्ष के नीचे और डी है आपका 20 वर्ष के नीचे। तो बहुत ही आसान उत्तर है इसका आपके लिए सी ऑप्शन। क्लियर है आपको। बाल अपराधी किस में आते हैं? 18 वर्ष के नीचे आयु के जो अपराधी होते हैं वो सब क्या आते हैं? बाल अपराधी में आते हैं। लेकिन कुछ नियम बदले गए हैं। कहीं कहीं पर बलात्कार और हत्या के केस में 16 वर्ष के अपराधी को भी बाल अपराधी नहीं माना जाएगा। क्लियर है आपको। कई राज्यों में इस तरह के कानून बन गए हैं। किसी निश्चित आयु सीमा के नीचे के बालकों द्वारा किए गए समाज विरोधी व्यवहार को बाल अपराध कहते हैं। भारत में बाल अपराधी 18 वर्ष के नीचे आयु के समूह में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आपका किशोर अपराध यानी कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, बी है अनुपस्थितता, सी है पलायनशीलता और डी है आपका आवारागर्दी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, पलायनशीलता कहलाता है। तो एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना पलायनशीलता कहलाता है। हर्ष कोविडिस ने अपराधों के आधार पर बाल अपराधों को 6 समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए हर्ष कोविडिस के अनुसार बाल अपराधों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है, तो 6 समूह में। क्लियर है आपको। कौन कौन सी है? पहला समूह है असाधुता। इसमें क्या आता है कि जैसे घर देर से आना, आज्ञा का उल्लंघन करना, यह भी एक तरह का अपराध है, बाल अपराध है, जिसे असाधुता की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है भगोड़ापन। इसमें क्या है? पलायनशीलता। इसमें बालक क्या करता है? घर या स्कूल से भागने की उसमें आदत होती है। जरा सी डांट पड़ी, जरा सा झगड़ा हुआ, वो तुरंत स्कूल छोड़ के भागेगा, तुरंत घर छोड़ के भागेगा। यह भी एक बाल अपराध है। क्लियर है आपको। तीसरा बाल अपराध है चोरी। छोटी चोरी से लेकर सशस्त्र लूटमार तक करने लगते हैं बाल अपराधी। तो 15 से 18 के बीच की आयु होती है। यहां पर कई ऐसे अपराध देखने को मिलते हैं जो गंभीर होते हैं। अगला अपराध है आपका संपत्ति का ध्वंस। इसमें क्या करता है बालक? जिसमें सार्वजनिक व निजी दोनों संपत्ति का सम्मिलित है। क्लियर है आपको। संपत्ति का ध्वंस। तो इसमें क्या करता है बालक कि कोई पब्लिक प्लेस पर क्या करेगा? टॉयलेट को तोड़ेगा या रेलवे में बल्ब को फोड़ेगा, पंखे को टेढ़ा करेगा या स्विच को तोड़ेगा, या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो वहां पर तोड़फोड़ करेगा। घर में है तो हो सकता है डांट पड़ी तो शर्ट फाड़ दे अपनी या मोबाइल तोड़ दे। तो ये भी क्या है? एक तरह का अपराध है, संपत्ति का ध्वंस करना। ठीक है। अगली श्रेणी जो है वो है आपकी हिंसा। इसमें शस्त्रों का प्रयोग समाज के विरुद्ध करना। तो लाठी, डंडे, पिस्टल, कट्टे, देसी, इन सब का प्रयोग कैसे करता है? समाज के विरुद्ध करने लगता है, हिंसा करने लगता है। क्लियर है आपको। और जो अगला अपराध है वो है यौन अपराध। ठीक है। यौन अपराध मतलब किसी विपरीत लिंग के खिलाफ या समलैंगिक को लेकर, समलैंगिक कामुकता से लेकर बलात्कार तक। क्लियर है आपको। ये यौन अपराध होते हैं। अपने ही लिंग के व्यक्ति के साथ कामुकता दिखाना और फिर बलात्कार तक कर देना, ये क्या है? यौन अपराध में आता है। तो क्या है ये हर्ष कोटिस ने अपराधों के आधार पर बाल अपराधों को 6 समूह में वर्गीकृत किया था। ये 6 समूह ये है। ठीक है। आपको एक एक समूह आपको बता दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? ऑप्शन ए है आपका रक्त संबंध, बी है वैवाहिक संबंध, सी है संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है?
तो 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध का टूटना। तो इसके लिए आपको संयुक्त परिवार की परिभाषा पता होनी चाहिए और एकाकी परिवार की परिभाषा पता होनी चाहिए, तब आप इसको बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका सही है, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंधों को टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। क्लियर है आपको? अब बात करेंगे आज के प्रश्न के उत्तर की। आज आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पिता पुत्र के मध्य किसी वैचारिक मतभेद को किस श्रेणी में रखेंगे। बताइएगा कि पिता पुत्र के मध्य किसी वैचारिक मतभेद को किस श्रेणी में रखेंगे। आपके ऑप्शन थे अवहेलना, बी था अंतरपीढ़ी संघर्ष, सी था पीढ़ी संघर्ष और डी था आपका अंतरजातीय संघर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है। क्लियर आपको? अंतरपीढ़ी संघर्ष। तो आज का 21वां प्रश्न है आपका, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। बताइए, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। ऑप्शन ए है आपका संपूर्ण गरीबी, बी है सापेक्षिक गरीबी, सी है सांस्कृतिक गरीबी, डी है लागू की गई गरीबी। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। तो ए ऑप्शन है आपका संपूर्ण गरीबी, बी है सापेक्षिक गरीबी, सी है सांस्कृतिक गरीबी और डी है आपका लागू की गई गरीबी। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, संपूर्ण गरीबी। क्लियर है आपको? संपूर्ण गरीबी में क्या होता है, व्यक्ति संपूर्ण रूप से गरीब होता है, ना तो वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाता है और ना ही शारीरिक जरूरतों का ख्याल रख पाता है। क्लियर है आपको? इसलिए उसे संपूर्ण गरीबी कहा गया है। सापेक्षिक गरीबी होती है तुलना की गई गरीबी, कि एक देश से दूसरे देश की तुलना की गई कि इस देश के लोग इस देश से कितने गरीब हैं या इस शहर के लोग इस शहर से कितने गरीब हैं। ये तुलनात्मक गरीबी होती है या सापेक्षिक गरीबी होती है। क्लियर है आपको? तो भारत या विकासशील देशों में या अविकसित देशों में संपूर्ण गरीबी होती है। क्लियर है आपको? और विकसित देशों में सापेक्षिक गरीबी होती है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव संपूर्ण गरीबी को दर्शाता है। क्लियर है आपको? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संपूर्ण गरीबी भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानवीय जरूरतों के गंभीर अभाव की विशेषता वाली स्थिति है। इस परिभाषा को 2-3 बार आप अच्छे से पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि किसी ने प्रश्न पूछा था कि भारत में कौन सी गरीबी है, किस प्रकार की गरीबी है। तो भारत में संपूर्ण गरीबी है। यह न केवल आय व बल्कि सेवाओं तक पहुंच पर निर्भर करता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है। ऑप्शन ए है आपका प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बी है आपका प्राकृतिक विपत्तियां, सी है कृषि का पिछड़ापन और डी है आपका यह सभी। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है। तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, प्राकृतिक विपत्तियां भी बहुत आती हैं, कभी भूकंप आते हैं, कभी सूखा हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। ये सब क्या है? ये प्राकृतिक विपत्तियां हैं। भारत में वैसे तो भूकंप कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो काफी तगड़े आए। जैसे सुनामी आई थी एक बार 2003 में गुजरात में भूकंप की वजह से। क्लियर है आपको? तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। कृषि का पिछड़ापन ये सबसे बड़ा कारण है भारत में गरीबी का, लेकिन यहां पर भी अभी काफी सुधार देखने को मिले हैं, लेकिन अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। क्लियर है आपको? तो भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण है: प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, जनाधिक्य यानी कि अत्यधिक जनसंख्या होना, उच्च निरक्षरता तथा बेरोजगारी आदि। उच्च निरक्षरता मतलब पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, बेरोजगारी मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न है आपका, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया था।
तो आपको बताना है नीचे ऑप्शन में से सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया था। ऑप्शन ए है आपका भ्रष्टाचार, बी है सांप्रदायिकता, सी है गरीबी, डी है साइबर अपराध। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया था। तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, वो सी ऑप्शन है, गरीबी रेखा को। क्लियर है आपको। आप में से काफी लोगों को यह पता होगा क्योंकि यह प्रश्न मैं कई बार आपको करवा चुका हूं। तो वर्ष 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया था। गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के आकलन का उनका व्यापक योगदान है। ठीक है, यहां पर व्यापक योगदान होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जेंडर के समाज शास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। बताइए, जेंडर के यानी कि लिंग के समाज शास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूं कि आप इंग्लिश के शब्दों को भी ध्यान रखा करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, इंग्लिश के शब्द को ही वहां पर लिख देता है। ठीक है, तो जेंडर विभाजन या जेंडर विपरीक्षण या जेंडर अनुपालन या उपरोक्त सभी। बताइए, जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 का डी ऑप्शन आपका सही है, लैंगिक विभाजन, लैंगिक विपरीक्षण, लैंगिक अनुपालन और या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। इसका संबंध पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित गुणों, व्यवहारों के तरीकों, भूमिकाओं आदि से है। क्लियर है आपको। पुरुषोचित मतलब पुरुष के अनुसार, स्त्रियोचित मतलब स्त्री के अनुसार, गुणों, व्यवहारों के तरीकों और भूमिकाओं आदि से है। जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण तथा जेंडर अनुपालन अति आवश्यक है। जेंडर का अर्थ यहां पर लिंग से है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है आपका आर्थिक व्यवस्था, बी है पारिवारिक व्यवस्था, सी है वैवाहिक व्यवस्था और डी है आपका कानूनी व्यवस्था। तो बताइएगा एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है। तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, कानूनी व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, कानूनी व्यवस्था में कानून सबके लिए एक समान बनाए जाते हैं भारत में, तो भारत में ये देखने को नहीं मिलता है। इस्लामिक देशों में आपको ये देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत कम कानून है, बहुत कम अधिकार है वहाँ पर। लेकिन भारत में महिलाओं के पास बहुत अधिकार है, बहुत समानताएं दी गई हैं, कानून में बराबरी की बात की गई है। क्लियर है आपको। वैसे समाज में आपको काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन कानून के अनुसार महिलाओं को काफ़ी संरक्षण और समानता प्राप्त है। तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है। आपको बताना है कि महिलाओं के प्रति जो होने वाली आपराधिक प्रकृति की को आपराधिक हिंसा या घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है आपके ए राम आहूजा, बी है ई एच सदरलैंड, सी है डी आर टैपेट और डी है आपका सी एच कूले। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है। भारत में बहुत दुखद बात है, लगभग हर रोज अगर आप अखबार पलटेंगे तो अगर 10 मर्डर हुए होंगे उसमें से 7-8 हत्याएं महिलाओं की हुई होती हैं। ये काफी दुखद है। आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे होंगे कि कहीं काट कर फेंक दिया, कहीं पर गोली मार दी, कहीं पर सूटकेस में भरकर फेंक दिया। ये महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हैं, घरेलू हिंसा है या सामाजिक हिंसा है, कोई ना कोई इन्हीं प्रारूपों में हो रही होती है। इसके लिए सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। कानून बनाकर कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन समाज को बदलने के लिए, उसकी सोच को बदलने के लिए एक व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। बगैर उस आंदोलन के आप कुछ नहीं कर सकते।
जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार नहीं बदलेगा, आप कितने भी कानून बना दें, दुनिया वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन कानून क्या होता है? एक प्रयास होता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी होती है। अब क्या होता है? अब अपने हक के लिए लड़ना होता है। ठीक है, दूसरों के सहयोग से लड़ेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी, अकेले लड़ेंगे तो मुश्किलों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। 26, ठीक है, तो ये चीजें आपके जीवन में भी आएंगी जब आप नौकरी कर रहे होंगे, जब आप घर में रह रहे होंगे, या जब आप यात्रा कर रहे होंगे। वहां पर आपको समझदारी से निर्णय लेने हैं कि रिजल्ट क्या होगा, कैसे इसको, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। हर चीज को पहले सोचना होगा कि जो अभी निर्णय ले रहे हैं इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। जब तक आप हर चीज पर डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, आपके साथ धोखे होंगे, आपके साथ अपराध घटित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। क्लियर है आपको? तो हर चीज का आकलन करना बहुत आवश्यक है। प्रश्न है आपका, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा या सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? राम आहूजा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति की आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण राम आहूजा ने किया है। घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, भ्रूण हत्याएं आदि शामिल है। क्लियर है आपको? तो ये सब किस में आती हैं? ये महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में, आपराधिक हिंसा में और सामाजिक हिंसा में आती हैं। आपने देखा होगा दिल्ली का वो केस जिसमें श्रद्धा वालकर की हत्या की गई और उसमें 35 टुकड़ों में उसकी डेड बॉडी को फेंका गया फ्रिज में रखकर। तो वो व्यक्ति जो जिसने हत्याएं की हैं, जिस पर वो महिलाओं के पक्ष में सारी पोस्ट करता था फेसबुक पे, तो आप सिर्फ उसकी पोस्ट से, सोशल मीडिया के स्टेटस से किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल सकता है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपको जब भी किसी व्यक्ति को समझना हो तो कोशिश करिए, ये देखिए कि वो आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कैसे व्यवहार कर रहा है। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी व्यक्ति को समझने का कि आपके सामने वो किसी दूसरे व्यक्ति की कितनी बुराई कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति की कितनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि समय बदलेगा तो वो आपकी भी उसी तरीके से बुराई कर सकता है, आपकी भी उसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? बताइए, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए है आपका 1975 में, बी है 1976 में, सी है 1978 में, डी है 1980 में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 27 का जो सही आंसर है आपका वो बी है। क्लियर? आपको 1976 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण क्या है? बताइए, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण क्या है? ऑप्शन ए है आपका महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, बी है देश की विलासिता, सी है वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता और डी है आपकी अशिक्षा। तो बताइएगा एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण क्या है? तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो बी है। क्लियर है आपको? ठीक है, बी ऑप्शन नहीं, बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यहां पर बी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर बी गलत लिख गया है, आप इसको ए कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में बढ़ते तलाक का कारण महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन है, जब वह पहले की भांति मूक दर्शक नहीं रहती हैं। ठीक है, अब वो पहले की भांति मूक दर्शक नहीं रही हैं, जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज उठाती हैं। आर्थिक स्वावलंबन क्या होता है आप ये सोचिए। देखिए, आप जब अपने जरूरतों की जो अर्निंग है वो खुद करने लगते हैं, आप अपनी जरूरतें अपनी कमाई से पूरी करने लगे, तो क्या कहलाता है? वो आर्थिक स्वावलंबन कहलाता है।
ठीक है। जब आपकी ज़रूरतें आप खुद पूरी कर पाएंगे, अपने जो आपकी अर्निंग है वो अच्छी खासी है, जिससे आप अपना खर्चा स्वयं का उठा सकें, तो फिर आप किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही चीज है कि भारत में अब तलाक के कारण बढ़ रहे हैं। उनमें से एक कारण यह है, जरूरी नहीं कि हर तलाक का कारण यही हो, उनमें से एक कारण यह है कि महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर बी लिख गया है, इसको आप गलत कर लीजिएगा और ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है आपका वर्ष 1988 में, बी है 1992 में, सी है 1993 में और डी है आपका 1995 में। तो बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। क्लियर है आपको? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है? बताइए कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था, यानी कि जहां पर पिता की चलती है माता की नहीं चलती है, महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है? तो ऑप्शन ए है आपका सांस्कृतिक नारीवाद, बी है उदारवादी नारीवाद, सी है अतिवादी नारीवाद और डी है समाजवादी नारीवाद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 30 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। ठीक है, अतिवादी नारीवाद। इसमें क्या होता है अभी आपको बताते हैं। ठीक है, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को महिलावाद या नारीवाद का नाम दिया गया। क्लियर है आपको कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों को अधिकार मिले और उसका समर्थन करने वाले जो सामाजिक आंदोलन बना उसको महिलावाद कहा गया या नारीवाद कहा गया। क्लियर है आपको? नारीवाद को मोटे रूप से 3 रूपों में व्याख्या की गई है। एक होता है उदारवादी, दूसरा होता है मार्क्सवादी और तीसरा है रेडिकल यानी कि अतिवादी। अब अतिवादी नारीवाद क्या होता है इसको समझते हैं। अतिवादी नारीवाद के अनुसार लिंग असमानता ना तो अज्ञान तथा स्वतंत्रता के अभाव के कारण है और ना ही पूंजीवाद के कारण है, अपितु यह तो पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर प्रभुत्व, नियंत्रण और शोषण के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। ये पुरुषों को, ये जो सोच है अतिवादी नारीवाद, ये क्या करती है, अपनी हर समस्या का जिम्मेदार पुरुषों को मानती है। क्लियर है आपको? इसीलिए इसे रेडिकल भी कहा गया। क्या कहा गया? रेडिकल यानी कि अतिवादी, अति करना, है ना। हर कोई तो आपके खिलाफ नहीं हो सकता है, हर पुरुष आपके खिलाफ नहीं है, यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए। हर महिला पुरुषों के खिलाफ नहीं है, हर पुरुष महिला के खिलाफ नहीं है ना। तो अगला प्रश्न है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बताइएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए है आपका 2005 में, बी है 2003 में, सी है 2004 में और डी है 2006 में। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है 2004 में। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत देश के पिछड़े वर्ग और गांव में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, महिला एवं स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। जो एक योजना चलाई गई महिला एवं स्वयं सिद्धि योजना, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका महिलाओं को मुक्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, बी है महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, सी ऑप्शन है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना और डी ऑप्शन है आपका ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना।
तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महिला स्वयं सिद्धि योजना किससे संबंधित है। तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, वो सी ऑप्शन है। क्लियर है आपको, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। तो इंदिरा गांधी महिला योजना के नाम से इसे 20 अगस्त 1995 में 200 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया। बाद में इस योजना का नाम स्वयं सिद्धि योजना कर दिया गया। यह योजना महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु एक समन्वित परियोजना है। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था। बताइए, जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की एक योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है आपका मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। बी है लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना और उनकी बिरत यानी कि ड्रॉप आउट दरों में कमी लाना। सी है लड़कियों को खेल एवं बाह्य कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। या डी है लड़कियों के पोषण परक अंतर्ग्रहण और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना यानी कि भारत सरकार की यह योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था। तो 33 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको, मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। तो जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना है। अगला प्रश्न है आपका, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं। एक है गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति। बताइए, नारी मुक्ति के लिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा कि जो गृहस्थ भूमिका है महिलाओं की उसको समाप्त कर दिया जाए और परिवार को समाप्त कर दिया जाए, तो नारियां मुक्त हो जाएंगी। ये तो बहुत फुहड़ बात हो गई, लेकिन किसी विद्वान ने लिखी है तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है आपको। ए 34 ऑप्शन ए है, 34 का बी है और 34 का सी है और 34 का ऑप्शन डी है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, परिवार से ही जीवन में सबसे अधिक सम्मान मिलता है और ये परिवार को ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं, है ना। उस सोच को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन परिवार को समाप्त करना चाहते हैं। अब आपके सिलेबस में है तो आप ये पढ़ लीजिए। 34 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओकले ने ऐसा कहा था कि नारी मुक्ति के लिए गृहस्थ महिलाओं की भूमिका को समाप्त कर दिया जाए और परिवार को ही समाप्त कर दिया जाए। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये कुछ किताबें हैं, उनके राइटर्स के नाम दिए गए हैं। वैसे आपके सिलेबस में नहीं दी गई हैं, लेकिन एक किताब में ये प्रश्न था तो मुझे लगा कि आपको ये कराना चाहिए। महिलाएं और संघर्ष संघमित्रा चौधरी, महिलाएं और नातेदारी लीला दुबे। सी ऑप्शन है आपका लैंगिक असमानता और कानून फ्लेतिया एग्नेस और डी है लिंग और भूमि अधिकार वंदना सिबा। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 35 का जो सुमेलित नहीं है आपका वो डी है। क्लियर है आपको। लिंग और भूमि अधिकार वंदना सिवा ने नहीं लिखी है, ये लिखी है वीना अग्रवाल ने। क्लियर है आपको। डी आपका ऑप्शन सही है। यहां पर धीना नहीं होगा, यहां पर वीना होगा। ठीक है, वीना अग्रवाल ने। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है आपका 70वां, बी है 71वां, सी है 72वां और डी है आपका 73वां। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 73वां संविधान संशोधन। क्लियर है आपको। इसके द्वारा क्या किया गया था कि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण दिया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए है आपका 1956, बी है 1961, सी है 1954 और डी है 1957। बताइए दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है 1961 में। क्लियर है आपको। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह 1961 में पारित हुआ था। इस अधिनियम द्वारा दहेज लेना और देना
दोनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में अधिनियम की कमियों को दूर करके दहेज रोक संशोधन कानून 1984 2 अक्टूबर 1985 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत दहेज लेने एवं देने की क्रिया पर 5 वर्ष की कैद और यहां पर एक जीरो ज्यादा हो गया, ठीक है, 15,000 होगा जुर्माना, 15,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? बताइए, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1993, बी है 2001, सी है 2004 और डी है आपका 2007। तो 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 2007 में। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग वर्ष 2007 में अपना काम करना शुरू किया। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग भारतीय संवैधानिक निकाय संसद के द्वारा एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यवहार निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यवहार अधिनियम निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है आपका 1955 ईस्वी में, बी है 1956 ईस्वी में, सी है 1958 ईस्वी में और डी है आपका 1961 ईस्वी में। तो 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। तो 40 का आपका बी ऑप्शन सही है, 1956 ईस्वी में। क्लियर है आपको? तो वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम निरोधक अधिनियम 1956 में पारित किया गया। विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और भौड़े प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसमें दोषियों को 2,000 रुपए जुर्माना एवं 2 वर्ष तक कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में किया गया और 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। यह लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया, तो वो वर्ष था 1975 का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? ऑप्शन ए है आपका महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, बी है आपका महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा, सी है महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा और डी है यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? तो 41 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना। यह महिला आयोग का कार्य नहीं है, यह आंकड़ों का संग्रहण नहीं करता है। क्लियर है आपको? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है मध्यकाल और डी है आधुनिक काल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? तो 42 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, मध्यकाल को। क्लियर है आपको? यहां पर क्या हुआ था, यहां पर विदेशों के आक्रमण बढ़ गए और वो स्त्रियों के साथ अब अमानवीय व्यवहार करने लगे। इसके लिए पर्दा प्रथा आया, बाल विवाह आया और धीरे धीरे ये कुरीतियों का नाम के रूप में बदल गया और महिलाओं पर ये अत्याचार के साधन बन गए। क्लियर है आपको? जो चीजें पहले सुरक्षा के लिए चलाई गई थी वो बाद में महिलाओं पर अत्याचार के साधन बन गए। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मध्यकालीन युग में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। इस युग में पर्दा प्रथा, बाल विवाह को बढ़ावा मिलना, विधवाओं का पुनर्विवाह समाप्त हो गया और सती प्रथा को बढ़ावा मिला, परंतु स्त्रियों को संपत्ति पर कुछ अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? बताइए, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? ए ऑप्शन है 1996 में, बी है 2001 में, सी है 2008 में और डी है आपका 2013 में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 43 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 2001 में बनाई गई थी। क्लियर आपको? तब आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है आपका 1953 में,
बी है सितंबर 1957 में, सी है अगस्त 1955 में और डी है सितंबर 1958 में। तो महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 44 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, अगस्त 1953 में की गई। क्लियर है आपको? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से अगस्त 1953 ईस्वी में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? बताइए, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है आपका 2011 में, बी है 2000, यहां पर 12 कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन 2 एक जैसे हो गए, और सी है आपका 2013 में और डी है आपका 2014 में। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? क्लियर है आपको? तो 45 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 2013 में आया था। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम वर्ष 2013 के अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अवांछनीय कार्य या व्यवहार हो सकते हैं। वो कौन से हैं? शारीरिक संपर्क और अग्रगमन, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना तथा लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना। क्लियर है आपको? तो ये सारे कारण हो सकते हैं कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के। अगला प्रश्न है आपका, भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइएगा कि भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए है आपका 1982 में, बी है 1971 में, सी है 1985 में और डी है आपका 1975 में। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 47 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 1971 में पारित किया गया था। क्लियर है आपको? आज का आपका प्रश्न था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया? ए ऑप्शन है आपका 2.5%, बी है 1.5%, सी है 3.0% और डी है आपका 1.08%। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो 2.5%, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो नई राष्ट्रीय नीति स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य पर व्यय पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूं आपको पूरा मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए, ढीले मत पड़िएगा। कई बार क्या होता है कि आपके अच्छे नंबर आने लगते हैं मॉक टेस्ट में और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, आपके लिए थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं। क्लियर है आपको? तो आपको बस लगातार पढ़ते रहना है और अपने आप को मजबूत करना है। क्लियर है आपको? तो फोकस बनाकर रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा और आज कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आज एक बार भी आपको नहीं बोला है ये करने को, लेकिन प्लीज अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कर लीजिएगा और लगातार बने रहिए हमारे साथ। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you.